टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की सीरीज हमने चला रखी है, जिसमें हमने अर्थशास्त्र की भी सीरीज चला रखी है और ये राजनीति विज्ञान की भी सीरीज चला रखी है। उसी के क्रम में आज हमारा अध्याय 4 है, संस्थाओं का कामकाज। आइए देखते हैं इस अध्याय को। एक ही वीडियो में है पूरा चैप्टर। संस्थाओं का कामकाज हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसे यहां से एक सरकारी आदेश से। सरकारी आदेश क्या होता है बच्चों? सरकार के कार्यालयों से जो आदेश जारी किया जाता है उसे ही सरकारी आदेश कहते हैं। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? कार्यालय के द्वारा जब कोई ऑर्डर जारी किया जाता है तो उसे कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। अर्थात सरकार के द्वारा और सरकारी कार्यालय के द्वारा जब किसी प्रकार के आदेश को जारी किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञापन। जैसे कि आप भी देख सकते हैं, ये कार्यालय ज्ञापन है। ऊपर जो ऑर्डर की चर्चा हो रही थी वो यही ऑर्डर है। इस तरह से ऑर्डर दिखता है, देखिए, GI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ, है ना, PAR.TRG, OM नंबर, ये इसका सीरियल नंबर है, नंबर 36012/31, ये इसका सीरियल नंबर है। और ये किस डेट को जारी हुआ है? 13/8/1990 को। और ये सब्जेक्ट क्या था? 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये उसके संबंध में है पूरा का पूरा कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, अब हम आते हैं ऊपर वापिस। सभी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या लिखी हुई है। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। तो इस आदेश का सीरियल नंबर क्या है? 360123190, ऐसे, जैसे यहां लिखा हुआ भी है, देखिए आप, है ना। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे साइन भी होंगे इनके। ये पूरा लेटर नहीं है, अदरवाइज इसमें साइन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जिसे आपने अपने स्कूल में देखा होगा। आपके स्कूल में भी सर्कुलर निकलते होंगे, नोटिस निकलते होंगे, तो ये सिंपली उसी की तरह है। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है। देश इतना बड़ा है, उसमें कामकाज भी बहुत सारा है, तो सरकार के द्वारा रोजाना हजारों आदेश जारी किए जाते हैं, कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाते हैं। लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण भी बना रहा। आइए देखते हैं क्यों। ये सारा का सारा मामला 27% रिजर्वेशन को लेकर है, तो इसीलिए विवाद का कारण बना था। हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और सेवाएं हैं, उसमें 27% जो रिक्तियां हैं या वैकेंसीज हैं, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। अर्थात SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% का रिजर्वेशन दिया गया था इस आदेश के द्वारा। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी, उन्हीं का एक और नाम SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, रखा गया। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जातियों को था और अनुसूचित जनजातियों को था। लेकिन अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की गई और इनके लिए 27% का आरक्षण दिया गया, जो कि बाद में OBC के नाम से जाना गया। अभी हम और चर्चा करेंगे इसमें। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। इसमें केवल जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं वही इसमें अपना हिस्सा ले सकते थे। आगे बढ़ते हैं। निर्णय करने वाले कौन होते हैं, इसको देखते हैं। इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने तो बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पे हैं। जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर उस लेटर पे हैं, क्या उसने फैसला किया? नहीं, वो तो केवल साइन करने वाला है। तो
निर्णय कौन लेता है? वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। मंत्री ने निर्णय लिया, उस निर्देशों को लागू किसने किया? उस अधिकारी ने। लेकिन मंत्री भी अकेले निर्णय नहीं लेता, कौन लेता है? संसद, है ना। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी यह खुद निर्णय नहीं लिया। आप अनुमान लगा सकते हैं इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। जाहिर बात है, इतना बड़ा निर्णय है, देश भर के लोगों के लिए 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था, जो पहले एससीबीसी के रूप में जाना जाता था। तो इस तरह से निर्णय होते हैं, सरकार संसद के द्वारा करती है। अब हम देखते हैं इसमें देश में राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति को राष्ट्र का अध्यक्ष माना जाता है। और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी कौन होता है? राष्ट्रपति। ध्यान देना, देश का सबसे बड़ा अधिकारी या देश का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। जबकि प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सरकार का प्रमुख कौन है, सरकार किसके दम पर चलती है, तो वह है प्रधानमंत्री के दम पर चलती है और वही इसका प्रमुख होता है। क्योंकि सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही अपनी सरकार की तरफ से समस्त अधिकारों का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे ही सरकार का प्रमुख माना जाता है। आगे देखते हैं इधर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अर्थात ध्यान देना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? मंत्रियों की। जो भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी सहयोगी मंत्री होते हैं, उन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री जिसे कहेगा राष्ट्रपति, उसे ही मंत्री बनाता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखना, संसद के सदन तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन संसद के अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। अर्थात प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बनेगा जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में जिसे बहुमत हासिल होगा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था, जो अभी हमने देखा। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? बीपी मंडल जी ने। और इसी कारण इससे मंडल आयोग या बीपी मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या काम सौंपा गया? भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, उसके लिए मापदंड तय करना और उनके पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मेदारी इस बीपी मंडल आयोग को सौंपी गई थी कि आप पता लगाइए देश में कितने सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, कैसे हम उन्हें मुख्य धारा में ला सकते हैं विकास की। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। ध्यान दीजिए, 1979 में तो ये गठित हुआ था और 1980 में इसने अपनी सिफारिशें दी थी, रिपोर्ट दी थी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया जाए। तो बीपी मंडल आयोग ही वह आयोग था जिसने 27% आरक्षण की वकालत की थी। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में बहुत चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग भी करते रहे। फिर 1989 का वक्त आया और 1989 के लोकसभा चुनाव हुए और जो जनता दल थी उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देंगे। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी, जिसे आप एनडीए के रूप में भी जानते हैं। तो चुनाव के बाद किसकी सरकार बनी? जनता दल की। और इसके नेता कौन बने? वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने।
और उसके बाद इन्होंने क्या किया, नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा घोषणा कर दी। यही जैसे ही सरकार का गठन हुआ, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, तो उसी अभिभाषण में ये बता दिया गया कि नई सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहती है। और 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय भी ले लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचना दे दी कि हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट के फैसले का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार कर लिया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह से 13 अगस्त 1990 को ये आदेश पारित हुआ, जिसका ओएम नंबर ये है, और इसके द्वारा 27% आरक्षण भारत में लागू कर दिया गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे बड़ा चर्चित और विवादास्पद मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए और बहुत ज्यादा बहस हुई। इसके चलते कई बार प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन भी हुए, विरोध प्रदर्शन भी हुए देश भर में। इनमें से कुछ प्रदर्शन हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत ज्यादा तीखी थी। जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला, उन लोगों ने इस चीज के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। कुछ लोगों ने माना कि आरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि विभिन्न जातियों के बीच में असमानता है, इसलिए उस असमानता को दूर करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था किसी भी कारणवश। आप देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका। यहाँ पे भी अमूल ने भी अपना ऐड दिया था उस वक्त, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, अर्थात अमूल के लिए आपको कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, अमूल सबके लिए है, सबके लिए बराबर। ये ऐसा इन्होंने ऐड भी दिया था। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे। एक पक्ष तो ये मानता था कि रिजर्वेशन सही है, दूसरा पक्ष ये बोलता था कि नहीं, इससे जो दूसरे लोग हैं उनको नुकसान होगा, उनकी नौकरियां छिन जाएंगी, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद भी बढ़ेगा और जिससे देश की प्रगति और एकता पर बुरा असर भी पड़ेगा, क्योंकि जातियां फिर संगठित हो जाएंगी और फिर भारत में जातिवाद फैल जाएगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया। आइए देखते हैं। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जितने भी सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं और उनके संबंध में अगर कोई विवाद उठता है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई प्रकार के मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को, कौन से आदेश को, 27% रिजर्वेशन वाले आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील भी की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और इस मुकदमे का नाम दे दिया इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। अर्थात जो 27% रिजर्वेशन के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया था सब लोगों के द्वारा, उसका नाम क्या पड़ा? इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। अर्थात इंदिरा साहनी और अन्य लोगों ने मिलकर भारत सरकार के खिलाफ केस किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, भारत सरकार की भी सुनी और जिन्होंने केस किया था उनकी भी सुनी। उन्होंने 1992 में फिर बहुमत से फैसला दिया। क्या दिया? इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने फैसला दिया 1992 में कि भारत सरकार का ये जो आदेश है जो जारी किया गया है 27% रिजर्वेशन का, वो अवैध नहीं है, वो बिल्कुल संविधान के अनुसार है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में संशोधन करने के लिए कहा, कुछ करेक्शन करने के लिए कहा और सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि ओबीसी में केवल उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलता है जिनकी आय कम होती है। जो लोग ओबीसी जाति के हैं और जो अमीर हो चुके हैं उन्हें ओबीसी जाति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यही इस रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सबसे अच्छी लाइन जोड़ी गई। इससे ओबीसी जातियों का विकास बहुत तेज गति से हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ओबीसी जातियां अमीर होती चली गई उनको अपना आरक्षण छोड़ना पड़ा। उसका परिणाम ये निकला कि गरीब जो लोग थे ओबीसी जाति के वो भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त कर पाए। ये सुप्रीम कोर्ट को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा फैसला लागू किया। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया और यह विवाद सुलझ गया। यानी कि 8 सितंबर 1993 को यह फैसला लागू हो गया कि रिजर्वेशन केवल उसी को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है ओबीसी वर्ग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। सरकार कैसे काम करती है तो इसको देखते हैं। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है, जैसा कि आपने अभी देखा रिजर्वेशन को लेकर। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सबको शिक्षा देने, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की ही होती है। सरकार ही ये सारे काम करती है। वह सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्चा भी करती है। सरकार ही पानी, बिजली, सड़क, सेना, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब देने का कार्य करती है। तो सरकार का दायित्व तो बहुत बड़ा है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू कराने का काम होता है। यानी कि एक तो होते हैं फैसला करने वाले लोग और एक होते हैं उस फैसले को लागू करने वाले लोग और उस फैसले की देश भर में क्रियान्वित कराने वाले लोग। तो ये दो प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं हैं। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटा जाता है ताकि ये पता चल सके कि किस व्यक्ति का क्या काम है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहे। अर्थात मंत्री रहे नहीं रहे, प्रधानमंत्री रहे या नहीं रहे, लेकिन जो फैसले लागू हुए हैं वो आम जनता तक हमेशा चालू रहे, उनकी सुविधाएं लोगों तक मिलती रहे, भले ही सरकार बदल जाए। तो ये जरूरी है, इसीलिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। सभी आधुनिक लोकतंत्र देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। जो इन कार्यों को देखने के लिए जो संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, उन्हीं हम संस्थाएं कहते हैं। और इन कामों को करने वाली संस्थाओं को राजनीतिक संस्था के रूप में भी जाना जाता है। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक ढंग से काम कर पाएगा जब ये राजनीतिक संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देंगी। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में नियम बनाए गए हैं। आप जैसे जानते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जितनी भी हमारे देश में संस्थाएं हैं उन सब के बारे में संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, नियम है उनके बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती हैं। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं में जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाली जो संस्थाएं हैं वो क्या करती है? फैसले लेने का कार्य करती है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में कौन होता है? नौकरशाह। नौकरशाह कौन होते हैं? जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्हें हम नौकरशाह कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच में विवाद सुलझाए जाते हैं। अगर नागरिक और सरकार के बीच में अगर किसी बात को लेकर विवाद हो गया है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून भी जुड़े होते हैं और उन्हीं के अनुसार काम करना पड़ता है। इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है।
कुछ सामान्य रूटीन भी होता है, अर्थात अलग अलग प्रकार की संस्थाओं के अलग अलग कार्यकाज होते हैं। ठीक है, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जाती है। ऐसे में यह कोई भी सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके मन में भी आता होगा कि इतने सारे लोग मिलकर अगर फैसला लेंगे तो कितने दिनों में फैसला लागू होगा, कैसे होगा। तो आप भी सोचते होंगे कि किसी एक व्यक्ति को ही फैसला लेने का अधिकार हो तो जल्दी फैसले हो जाए। हम भी सोचते हैं ये बात, है ना। कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है, इतनी बैठक क्यों करते हैं, इतनी मीटिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इसकी। एक प्रधानमंत्री फैसला ले ले और कह दे हाँ भाई रोज रोज मीटिंग लेना, रोज रोज संसद चलाना, इतना खर्चा होता है हमारा। हम कई बार ऐसे सोच बैठते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की बुनियादी भावना है। अगर ये नहीं होगा तो ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम संसद देखेंगे। संसद को हम यहां से देखेंगे। अब इन प्रश्नों को छोड़कर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, क्यों होती है हमें संसद की आवश्यकता। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकतंत्र की परिभाषा मैंने आपको पहले बताई थी। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, हमारे प्रतिनिधि जो जिनको हम चुनते हैं वो शासन करते हैं हमारे लिए, इसीलिए इन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है। आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी सुना होगा, अक्सर वो कहते हैं मैं जनसेवक हूं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं लोकतंत्र में कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता, सब जनसेवक होते हैं। तो ये सब हमारे जनप्रतिनिधि हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को ही संसद कहते हैं, अर्थात जिनका निर्वाचन हम करते हैं उनकी जो सभा होती है, जो राष्ट्रीय सभा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संसद। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। लोकसभा तो कौन होती है, जो देश के लिए होती है, जो देश के लिए होती है उसे संसद कहते हैं। और उसके दो अंग हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं विधानसभा के प्रमुख। ठीक है, तो विधानसभा राज्य की होती है और लोकसभा कहाँ की होती है, देश की होती है। और राज्यसभा भी देश की होती है और संसद भी देश की होती है। ठीक है, अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब देखते हैं हम, यह जनता की ओर से राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है, अर्थात देश की संसद ही जनता के तरफ से सारे कार्य करती है, क्योंकि जनता के चुने गए प्रतिनिधि कहां बैठते हैं, संसद में। अब देखते हैं क्या काम करती है। पहला, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को। भारत में भी संसद को ही कानून की शक्ति प्राप्त है और वही कानून का निर्माण कर सकती है। कानून बनाने या विधि निर्माण जिसे कहते हैं का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को अधिकतर विधायिका भी कहते हैं। संसद को ही विधायिका या संसद के नाम से, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है और जो पुराने कानून है या जो मौजूदा कानून है उनमें संशोधन का काम भी कर सकती है। कोई अगर उनमें त्रुटि है तो उसे सुधार सकती है, या मौजूदा कानून को खत्म भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है और उसकी जगह नए कानून ला सकती है। अर्थात कानून निर्माण का समस्त कार्य किसके पास है, संसद के पास। दूसरा पॉइंट, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। सरकार चलानी है संसद को तो उसके पास अधिकार भी ज्यादा होंगे, जाहिर बात है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। भारत में संसद सर्वोच्च बनाई गई है इस कार्य के लिए। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति भारत में फैसला नहीं कर सकता है किसी कानून को लेकर। जैसा कि आपने देखा 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था वो किसी एक प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, समस्त जो संसद है उसमें बहुमत से जब बिल पास होता है तब वो कानून का रूप धारण करता है। तीसरा पॉइंट, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, अर्थात सरकार क्या खर्च करना चाहती है, कैसे खर्च करना चाहती है, उसे समस्त जानकारी संसद को देनी पड़ती है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे खर्च किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, सार्वजनिक मसलों या मामलों पर
किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा होती है और बहस के लिए भी कौन है? संसद है। अगर देश में कोई बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी है, कोई आर्थिक नीति, कोई राजनीतिक नीति या कोई भी सार्वजनिक मामला है, तो उस पर चर्चा कहाँ होगी? संसद में। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है और उसके लिए मना नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं हम संसद के 2 सदन। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। जो संसद के जो 2 सदन होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? चैम्बर। पहले सदन में सदस्य आमतौर से सीधे जनता से चुनकर आते हैं, जैसे कि हमारे देश में लोकसभा से आते हैं ना, डायरेक्ट चुनकर आते हैं, और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग भी लोकसभा ही करती है। ध्यान रखना, लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होती है क्योंकि डायरेक्ट लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आकर बैठते हैं, सांसद जिसे आप कहते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है, उनकी देखरेख करना होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा कहते हैं, इंग्लिश में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और दूसरे को लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल के नाम से इसे जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा माना जाता है, हालांकि वह दोनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का, लेकिन वो फिर भी संसद का हिस्सा होता है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। संसद ने कोई भी फैसला लिया है तो वो जब तक क्रियान्वित नहीं होगा, जब तक उसे मान्यता राष्ट्रपति नहीं दे देते, तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। इसलिए राष्ट्रपति भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये प्रश्न है कुछ, हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा। दोनों सदनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ध्यान रखना, लोकसभा को लोअर हाउस, निम्न सदन, और राज्यसभा को अपर हाउस, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये उच्च सदन है राज्यसभा, इसका मतलब ये नहीं है कि शक्तियां राज्यसभा के पास ज्यादा है, या लोअर हाउस है ये लोकसभा का नाम इसलिए लोअर शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली है और शक्तिशाली है। यह पुरानी जो अंग्रेजों की भाषा थी, जो हमारी स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने दी, हम उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? लोकसभा ही ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए कैसे। नंबर 1, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच में कोई विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य एक साथ आकर उस बिल पर चर्चा करते हैं। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। अब चूंकि लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा होती है, तो इस कारण से क्या होता है? इस कारण से लोकसभा के विचार को प्राथमिकता ज्यादा मिलती है और लोकसभा के अनुसार ही कार्य संपन्न होता है, क्योंकि सदस्य संख्या किसकी है? लोकसभा की ज्यादा है और डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भी है, इसलिए लोकसभा शक्तिशाली हुई। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन का सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वो उस सुझाव को माने या ना माने, ये कंप्लीटली लोकसभा का अधिकार है। राज्यसभा मात्र 14 दिनों की देरी कर सकती है।
अगर लोकसभा को लगता है कि नहीं ये मेरा विधेयक सही है तो राज्यसभा को अंत में उसे पास करना ही पड़ता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्रियों की परिषद को ही मंत्री परिषद कहते हैं। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हो, यानी कि भारत का अगर प्रधानमंत्री कोई बनना चाहता है तो उसे राज्यसभा नहीं लोकसभा का बहुमत हासिल होना आवश्यक है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दे कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री और उसके समस्त मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये शक्ति होती है लोकसभा की और संसद की। राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। राज्यसभा इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये समस्त शक्ति किसकी है? केवल लोकसभा की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये लोकसभा की कार्रवाई का एक दिन है, उसमें है 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 को एक सामान्य दिन 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा सवाल पूछे गए। करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए गए। प्रश्न पूछे जाते हैं, लिखित में उनके जवाब दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई है। आप इसको पढ़ें और इसको समझें कि कैसे कैसे पूरा दिन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, ये लोकसभा की कार्रवाई है कि 11 बजे से स्टार्ट हुई, फिर 12 बजे, फिर 12:02 पे, फिर ऐसे चलते चलते ये शाम हो गई है। ठीक है, आप इसको देखना। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिसे हमने इस अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था? याद है ना, 27% रिजर्वेशन की बात। हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं लिया था। उस व्यक्ति ने थोड़ा ना लिया था फैसला किसने लिया था? संसद ने। वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने उसे करने के लिए आदेश दिया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका भी देखी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वो प्रधानमंत्री वो फैसला नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता है, उसे संसद की अनुमति या बहुमत की जरूरत होती है। इस अर्थ में सिर्फ संसद की मर्जी को ही लागू किया जा सकता है। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर ऐसे हमें अनेक अधिकारी मिलते हैं जो रोजाना के जो फैसले होते हैं वो फैसले नहीं लेते, बल्कि उनके द्वारा ऊपर से आदेश आते हैं संसद की तरफ से, तो उसको वो क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस इतना ही काम है इनका। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। जितने भी अधिकारी हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण ही इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका कौन? जो सरकार द्वारा पारित नियम है, कानून है, उन्हें क्रियान्वित करे, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्यपालिका के 2 प्रकार हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या आपके संसद के सदस्य, ये सब क्या हैं? राज्यसभा के सदस्य, ये सब क्या हैं? राजनीतिक कार्यपालिका, क्योंकि ये इनको कुछ खास समय के लिए इनको निर्वाचित किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी नई कार्यपालिका आ जाती है। सरकार 5 साल के लिए होती है, तो ये राजनीतिक कार्यपालिका जो है इसका कार्यकाल कितना होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल मात्र 5 वर्षों का होता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़े समय बाद समाप्त हो जाती है, फिर कोई नई राजनीतिक कार्यपालिका, नई सरकार आ जाती है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें हम स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक भी कहते हैं, अर्थात देश के समस्त सरकारी कार्यालय, सरकारी कर्मचारी, इन सबको प्रशासनिक सेवक या स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार आए और जाए, लेकिन ये हमेशा अपने पद पर बने रहते हैं और विभिन्न सरकार को द्वारा दिए गए आदेशों को क्रियान्वित करने की प्रमुख जिम्मेदारी
इन्हीं की होती है स्थायी कार्यपालिका की। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट भी कहते हैं और नौकरशाह भी कहते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहा जाता है। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पदों पर बने रहते हैं और उन पदों पर बैठकर ये क्या करते हैं, देश के लिए, जनता के लिए कार्य करते रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रियों की सहायता के लिए ये काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? इसका सिंपल सा कारण है कि मंत्री को जनता चुनती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, इसलिए उसे ज्यादा ताकत मिलती है एक कर्मचारी से। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित भी होता है और उसे विषय की अधिक महारत भी हासिल होती है और ज्ञान भी बहुत होता है उसके पास, नौकरशाह के पास। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा होती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी भी कम हो सकती है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको बहुत जानकारी होती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है कि कर्मचारियों को ज्यादा नॉलेज होती है और मंत्रियों को नॉलेज कम होती है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? आप सोचते होंगे जब इतने इंटेलिजेंट अगर कर्मचारी हैं तो फिर निर्णय मंत्री क्यों लेते हैं? फिर उसका आंसर वही है कि मंत्रियों को जनता चुनती है और जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और इनके सहयोग के लिए नौकरशाह या प्रशासनिक सेवक होते हैं। इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सबसे ऊपर होती है, सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा दिया जाता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार भी होता है। अगर गलत फैसला हो गया तो वो जिम्मेदार है जनता के प्रति। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है और मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कोई डॉक्टर का चयन हो या शिक्षा मंत्रालय के लिए कोई बहुत बड़े शिक्षक विद्वान को लगाया जाए। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रख सकते हैं या फिर एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश कर देते हैं और मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक, जनता के हितों के मुताबिक उन निर्णयों में से कोई एक निर्णय कर लेता है। अर्थात प्रशासनिक सेवक मंत्रियों को ऑप्शन देते हैं कि आप इस तरह से काम कर लीजिए, इस तरह से काम कर लीजिए। अब ये मंत्री को तय करना है कि जनता ने उसे किस कार्य के लिए चुना। आगे बढ़ते हैं। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है जो पूरे मामले को भली भांति समझते भी हैं और वे ही संपूर्ण महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। जैसे बड़े भी संगठन होते हैं, पार्टियां होती हैं, तो उनमें क्या है, वो इसको मामलों को जानते हैं कि कैसे काम किया जाता है। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला कर सकता है। विशेषज्ञ जो प्रशासनिक अधिकारी है वो रास्ता बता सकते हैं कि सर ये कर ले, ये कर ले, लेकिन अंत में फैसला किसे लेना है? मंत्री को, प्रधानमंत्रियों को, जिसके आधार पर देश चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। आप कभी डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट देते हो क्या? नहीं, बल्कि उनके प्रतिनिधियों को वोट देते हो। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो निर्वाचन क्षेत्र में, उनमें अलग अलग लोगों को वोट देते हो और फिर वो जाकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? जिन्हें लोकसभा बहुमत देगी उसके आधार पर। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अर्थात
जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत मिल गया है प्रधानमंत्री दावेदारी के लिए, केवल उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, हर किसी को नहीं। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना है। मान लीजिए कोई केस ऐसा हो गया कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है जिसे लगता है राष्ट्रपति को कि ये अन्य दलों का समर्थन हासिल करके ये सदन में क्या कर लेगा? बहुमत हासिल कर लेगा। इस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कभी भी तय नहीं होता है। सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है, लेकिन फिर भी कार्यकाल तय नहीं होता, ये भी कहना गलत है। प्रधानमंत्री मैक्सिमम एक सरकार के तहत 5 साल तक रह सकता है। अगर उसे वापिस से प्रधानमंत्री बनना है तो उसे वापिस से चुनाव लड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा भी तो बहुत सारे कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। उन सबको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होगा उसी के लोग क्या बनते हैं? मंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन वे संसद के सदस्य होने चाहिए, ये जरूरी है। संसद के सदस्यों को ही मंत्री बनाना जरूरी है। कभी कभार ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। कुछ परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं जो वर्तमान में संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। आप किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं भले ही वो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे या तो राज्यसभा अथवा लोकसभा से सदस्य बनना पड़ेगा, तब जाके वो आगे मंत्री बना रह सकता है। अब देखते हैं हम आगे। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, और इसमें अमूमन कितने होते हैं? 60 से 80 मंत्री। जैसे आप देखते हैं जब भी सरकार का गठन होता है, नए मंत्रियों का नाम आता है, लिस्ट आती है कि अब नए सरकार में ये मंत्री होंगे। तो मंत्रियों को 3 भागों में बांटा गया है: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। तो आइए देखते हैं इसे। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, अर्थात जो बड़े मंत्री होते हैं ना, उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और ये केवल उन्हीं लोगों को मिलता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो सरकार में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। उन्हें ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठकें भी लेते हैं, और इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। सबसे बड़ा मंत्री समूह कौन होता है मंत्रिपरिषद का? कैबिनेट ग्रुप। इसमें करीबन 25 मंत्री के आसपास होते हैं। फिर है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। ये जो मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। देश में जितने भी बड़े निर्णय होते हैं, कैबिनेट के मंत्री, ये जो 25 एक मंत्री होते हैं, वही निर्णय ले लेते हैं। इनको कभी कभार बुलाया जाता है सलाह मशवरे के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? अपने अपने जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके विभागों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता के लिए कार्य करते हैं। इस लिहाज से फैसले कैबिनेट की बैठकों में लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मंत्रियों का समूह कौन होता है? कैबिनेट मंत्रियों का। और सारे फैसले कौन लेता है? ज्यादातर कैबिनेट मंत्री। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप भी कहा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट ही संसद में सबसे स्ट्रांग होती है, शक्तिशाली होती है, प्रभावशाली होती है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है।
मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी ही होती है। अर्थात जो कैबिनेट में जितने मंत्री होते हैं, कोई भी फैसला लिया जाता है तो सभी को मिलजुल कर उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है कि उस कार्य को कैसे संपादित किया जाए। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। हर मंत्रालय में सचिव भी होते हैं और नौकरशाह भी होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचनाएं मुहैया कराते हैं। जितनी भी सूचनाएं हैं वो कौन मुहैया कराता है इनको? यही टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं वैसे ही कैबिनेट सचिवालय होता है। तो ये क्या करते हैं, इसमें बड़े आईपीएस आईएएस जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, वो नौकरशाह इसमें शामिल होते हैं। प्रशासनिक सेवक शामिल होते हैं जो सरकार को सलाह देते हैं कैसे कार्य करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां आते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, क्योंकि सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, तो उसके अधिकार भी व्यापक होंगे। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय भी करता है। आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री है और ये कैबिनेट मंत्री है, इन सबकी मीटिंग ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। विभागों के विवादों के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर किसी विभाग में विवाद हो गया मंत्रियों के बीच में भी, तो उस निर्णय कौन देगा अंतिम? प्रधानमंत्री जो कहेगा वही सबको मानना पड़ेगा। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी भी करता है, चाहे से कृषि मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, सबकी निगरानी का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, उसी के अंडर में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण भी करता है। अर्थात किसी को अगर कोई कार्यालय नहीं बैठा है, उसको समझ में नहीं आया है, तो प्रधानमंत्री उसे चेंज भी कर सकता है। अगर उसकी कार्यकुशलता सही नहीं है तो उसे दूसरा मंत्रालय दे सकता है और उसकी जगह किसी और को ला सकता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री को किसी का कार्य पसंद नहीं आया है किसी मंत्री का, तो उसे हटा भी सकता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है, अगर किसी प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया तो समूचा जो मंत्रिमंडल है उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ये भारतीय संविधान के अनुसार प्रक्रिया है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में बहुत बढ़ गए। अब प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लग गए हैं विभिन्न देशों में। संसदीय लोकतंत्र को कभी कभार आजकल सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है, क्योंकि लोकतंत्र में अब प्रधानमंत्री का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण संसद को, लोकतंत्र को सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों, पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगे हैं। आजकल प्रधानमंत्री की भूमिका लोकतंत्र में बहुत अधिक बढ़ गई है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान देती है। अर्थात मीडिया जो है, टेलीविजन, न्यूज आदि के माध्यम से विभिन्न पार्टियों और उनके जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं उनके बीच में काफी कंपटीशन दिखाया जाता है, जिससे कि वो चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव कहलाने लगा है। आजकल लोकसभा के जो चुनाव है वो लोकसभा के कम और प्रधानमंत्री के चुनाव ज्यादा कहे जाने लगे हैं, क्योंकि मीडिया में इस चीज को हाईलाइट किया जाता है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जनता पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली महिला थी, बहुत स्ट्रांग महिला थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार
उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है तो वो अन्य पर भारी पड़ता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार सीमित हो गए हैं। गठबंधन की राजनीति क्या होती है कि जिसमें किसी एक दल को जीत नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है, तो अन्य दलों को साथ लेकर सरकार बनाई जाती है। इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ, जो गठबंधन के साझीदार हैं, उनके साथ भी राय करनी पड़ती है, विचार विमर्श करना पड़ता है, और उसके बाद वो फैसला लेता है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझीदार जो हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, और दूसरी पार्टियों के जो विचार हैं, स्थितियां हैं, उनको भी देखना होता है और उनके आधार पर फैसला लेना होता है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति को देखते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकार का प्रयोग करता है। कहने को तो राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन वास्तव में इनको शक्तियां नहीं प्राप्त होती हैं। सारी शक्तियां भारत में किस में निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह है। जैसे ब्रिटेन में महारानी केवल आलंकारिक महारानी है, अर्थात उनका शासन में या प्रशासन में कोई रोल नहीं होता है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति भी है, जिसका काम अलंकारिक अधिक है, यानी कि सजावट का काम है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। ध्यान दें, देश में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सब के काम की निगरानी कौन करता है? राष्ट्रपति, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है। संसद सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। संसद के सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं विभिन्न राज्यों की, वो सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है, और इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र के जो प्रतिनिधि है वो मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति उसी तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव तो डायरेक्ट लोकसभा के चुनाव के तहत हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव तो जो लोकसभा है, राज्यसभा है या विधानसभा है, उनके सदस्य मिलकर कर रहे हैं। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका में होता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को देखेंगे तो पाएंगे कि राष्ट्रपति ऐसा कौन सा कार्य है जो वो कर नहीं सकता? वो सब कुछ कर सकता है। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे कानून, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले, जितने भी विधेयक बनते हैं, जितने भी कानून निर्माण होते हैं, सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई देश में कानून लागू नहीं हो सकता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, राज्यपालों की नियुक्ति करनी हो, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी हो, या दूसरे देशों में जो राजदूत होते हैं उनको नियुक्त करना हो, तो भी वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। आप देख सकते हैं इस चित्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को शपथ कौन दिलवा रहा है? राष्ट्रपति जी। हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को शपथ दिला रहे हैं, अर्थात प्रधानमंत्री जी की भी नियुक्ति कौन कर रहे हैं? एक तरह से राष्ट्रपति। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। देखिए खास बात, राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है, अगर उसने कोई विधेयक पास किया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि आप इससे देखिए, इस विधेयक में कोई कमी है, मैं अभी साइन नहीं कर रहा हूं, आप पहले देख लीजिए, कोई सुधार है तो आप कर लीजिए, और राष्ट्रपति सलाह भी दे सकता है। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है
तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अगर संसद वापस से अगर विधेयक भेज दे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास फिर कोई शक्ति नहीं रह जाती और उसे वो बिल पास करना ही पड़ता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए टाल सकता है, रोक सकता है, पर वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भी भेज सकता है। लेकिन अगर दोबारा संसद ने विधेयक वापस भेज दिया तो उसे वो पारित करना ही पड़ेगा। तब राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, वो उससे मना नहीं कर सकता। तो आप देख लें, इतनी ताकत होती है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में, ताकतों के अंतर में। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 26 मई 2014 की तस्वीर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में भी एक विचार आ रहा होगा कि राष्ट्रपति फिर करता क्या है देश में, अगर वो कुछ ही नहीं कर सकता, सारे काम ही अगर प्रधानमंत्री को करने हैं तो है ही क्यों राष्ट्रपति? क्या वह अपने विवेक से कुछ कर भी सकता है, नहीं कर सकता? आपके भी मन में ये प्रश्न चल रहा है। तो आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण कार्य है जो उसे अपने स्वविवेक से करना होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से करता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है, तब तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, जिसे बहुमत मिलेगा उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, ठीक है। लेकिन जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल ना हो और राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेगा, उस समय जब किसी पार्टी को या गठबंधन को सत्ता हासिल करने के लिए पर्याप्त बहुमत ना हो, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसे लगता है कि लोकसभा में यह बहुमत हासिल कर लेगा व्यक्ति और सरकार चल जाएगी, ऐसे व्यक्ति को। तो यह है उसका विवेक का मामला। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहता है कि आप इतना समय देता हूं, आप बहुमत हासिल कर लीजिए। अब देखते हैं राष्ट्रपति की प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह ही औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। भारत में तो क्या है, औपचारिक है, यानी कि सारे काम उसके नाम से होते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो कार्य नहीं करता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। इतना शक्तिशाली होता है राष्ट्रपति। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का एक जाना माना उदाहरण है। अमेरिका में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है वो बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। वो अपनी सरकार का मुखिया भी होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट करके करते हैं। जैसे भारत में चुनाव राष्ट्रपति के कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अमेरिका में जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति को, वो प्रत्यक्ष रूप से वोट किया जाता है जनता के द्वारा। वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही अपने मंत्रियों का चुनाव भी करता है और नियुक्ति भी करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक लेता है। ये वीटो अधिकार क्या होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग करके वो किसी भी कानून को बदल सकता है, उसे वीटो का अधिकार कहते हैं। अमेरिका में जो संसद होती है या विधायिका होती है, उसे अमेरिका में कांग्रेस का नाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो जो उसकी वहां की संसद है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसके समर्थन की जरूरत ही नहीं है और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है। उसका 4 साल का कार्यकाल होता है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से कार्यकाल पूरा कर सकता है, क्योंकि उसे जनता सीधे चुनती है। अमेरिकी मॉडल को लैटिन अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया भी है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादा केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय या संघीय प्रणाली के नाम से या संसदीय प्रणाली के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। अब हम आते हैं न्यायपालिका पर। तो न्यायपालिका क्या करती है? देश में सर्वोच्च न्यायालय, ये प्रश्न है कि
ऐसा हो तो क्या हो, सोचिए आप ही कि देश में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो क्या हो। सर्वोच्च न्यायालय तो होता, लेकिन सरकार की कार्रवाइयों को उसको आंकने का अधिकार नहीं होता, तो क्या होता, आप कहां जाते फिर केस करने के लिए। या फिर वो निष्पक्ष न्याय नहीं करता सर्वोच्च न्यायालय, तो आप क्या करते। ये सब प्रश्न है। ठीक है, हम इसी प्रश्नों का जवाब हम अब आगे यहाँ देखेंगे। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की जरूरत को माना गया है। स्वतंत्र और प्रभावशाली का अर्थ है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र हो। किसी भी प्रकार से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका के आदेशों में या उसके कार्य क्षेत्र में अपनी वर्चस्व नहीं बढ़ा पाए, अपनी हस्तक्षेप नहीं कर सके, उसे ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। जितनी भी हमारे देश में विभिन्न स्तर पर न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय होता है, और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय भी होते हैं। यानी कि त्रिस्तरीय हमारे यहाँ न्यायपालिका है, पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और जिले के लिए। भारत में न्यायपालिका को एकीकृत माना गया है, और एकीकृत का मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है, अर्थात देश में जितनी भी अदालतें हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए भारतीय न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है, वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, देखिए, देश के नागरिकों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई की जा सकती है। नागरिक और सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो तो उसकी भी सुनवाई हो सकती है। दो या अधिक राज्यों के बीच में, दो राज्य या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर तो उसका विवाद निपटारा करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो गया तो उसका भी निपटारा कौन करता है, ये। ठीक है, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनकी सर्वोच्च संस्था सुनने की या सुनवाई की कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। ध्यान दे, जिला न्यायालय अगर कोई फैसला देता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है, उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला दे दिया और उसके खिलाफ आप कोई अपील करना चाहते हैं तो वो कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया तो उसके खिलाफ आप अपील कहां कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो उसकी सुनवाई केवल और केवल वापस सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। सरकार के अनुसार न्यायाधीश काम नहीं करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका हमारी देश में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्र किया गया है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। ये तीनों अलग अलग है ना। तो जो न्यायपालिका है जिसे हम अदालतों के रूप में जानते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होती है और उसका कार्य क्षेत्र भी अलग होता है। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल भी किया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर से नियुक्त करता है। देखिए, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से आगे नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। व्यावहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को वरिष्ठ न्यायाधीश को चुन लिया, मुख्य न्यायाधीश को, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश किसको चुनते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें ये सहयोग प्रदान करते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाता है, बनाया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया तो उसके पद से उसे हटाना असंभव है, और अगर उसे हटाना चाहते हो तो इतना कठिन है, जितना राष्ट्रपति को हटाना कठिन है भारत में, उतना ही कठिन किसी जज को हटाना है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग, लोकसभा में अलग 2/3 बहुमत और राज्यसभा में अलग 2/3 बहुमत जब पास होगा, तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस प्रक्रिया के तहत जज को हटाया जा सकता है, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हमारी न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया गया है। भारत में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून, संसद द्वारा पारित कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है न्यायालय। इस तरह जब उसके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता को भी तय करते हैं। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। मान लीजिए सरकार ने कोई कानून पास कर दिया और जनता को लगता है कि यह संविधान के सम्मत नहीं है और किसी ने केस कर दिया, तो ये न्यायालय तय करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा कि सरकार द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के आदेशों और उसकी मूल भावना के अनुरूप है या नहीं। अगर नहीं है तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती है। हमारे देश के जो मूलभूत सिद्धांत है संविधान के, उसे संसद भी नहीं बदल सकती है, ऐसा हमारे देश में फैसला दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में से देखेंगे भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेहर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उनसे शपथ। तो जो हमारे ये राष्ट्रपति हैं भारत के, रामनाथ कोविंद जी, वो शपथ दिला रहे हैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर को 2017 में। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन बच्चों की डिमांड पर मैंने इसे बड़ा किया है। बच्चे चाहते थे, आप में से कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर हमें डिटेल में पढ़ाइए ताकि हम एक एक बारीकी को समझ सकें। तो उसी हिसाब से मैंने कोशिश की है इस चैप्टर को पूरा पढ़ाने की। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं और आगे आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला सकूं। आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ये हो गया हमारा संस्थाओं का कामकाज। बहुत बहुत धन्यवाद।